कोनिचिवा भाइयों। जब बात मॉडर्न एनिमे की होती है तो एक नाम हर जगह छाया होता है, डीमन स्लेयर। जब से इस एनिमे ने अपने आप को डेब्यू किया तब से इसने सबका दिल जीता है। इसकी एनिमेशन इतनी स्मूथ हो, स्टोरी इतनी इमोशनल और कैरेक्टर्स जो कभी भूल ही नहीं सकते। हर सीजन हाइप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, लेकिन इन्फिनिटी कैसल की बात ही अलग थी। उसने उस लेवल को तोड़ डाला था। लोगों का क्रेज इतना ज्यादा है कि पहले ही सोशल मीडिया पे सुनामी सी आ गई। जापान के टिकटिंग साइट्स पे 10 मिनट में सब कुछ बिक गया। और ये एक हाइप नहीं, ये एक हिस्ट्री है। इतिहास का एक पन्ना है जहाँ एनिमे इंडस्ट्री और एक एनिमे ने इतना बड़ा चीज अचीव किया। ओपनिंग डे पे इस मूवी ने अकेले ही 1.8 बिलियन येन कमा लिया, जो आज तक सबसे ज्यादा है किसी भी जापानीज फिल्म का एक दिन के अंदर। लेकिन सिर्फ हाइप से मूवी नहीं चलती, और यहीं पे इन्फिनिटी कैसल प्रूव करता है कि ये फिल्म एक्सपेक्टेशंस को सिर्फ मीट नहीं करती, अपने आप को ओवर डिलीवर करती है। इसके एनिमेशन स्टनिंग, बैटल इंटेंस, लेकिन सबसे बड़ी बात है इमोशनल वेट। सीन्स जो लिटरली सांस ले जाए। बहुत से लोग यही सोच के गए थे कि डीमन स्लेयर एक नया आर्क होगा, बट जब वहां से निकले तो वो शॉक्ड थे, ओवरवेल्म थे, टूटे हुए थे और प्यार में थे इस एनिमे के साथ। इंडिया में भी क्रेज कम नहीं है। बुक माई शो पे लगभग 2.5 लाख लोगों ने इंटरेस्टेड मार्क किया है और बुकिंग्स अभी तक खुली भी नहीं है। 12 सितंबर को इंडिया में रिलीज है और भाई काउंटडाउन ऑलरेडी चालू हो चुका है। थिएटर्स फुल होने वाले हैं, सब रेडी है, तो अपना टिकट बुक करना मत भूलना। इसी के बीच जब फैन खुश हो रहे थे तब एक बिटर स्वीट न्यूज़ हुई आती है, और ये न्यूज़ यही है कि सेकेंड पार्ट इसका 2027 में आएगा। मुझे पता है 2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, दिल नर्म हो जाता है, दिल टूट जाता है ये सुन के, लेकिन एक चीज़ तो हमेशा याद रखनी होगी कि डीमन स्लेयर ने अपने आप को हर बार प्रूव किया है कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। एनिमेशन के साथ ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हर एक फ्रेम एक पेंटिंग की तरह लगती है। सो मे बी द वेट इज़ वर्थ इट। अब अगला पार्ट सिर्फ उनके लिए है जो स्टोरी को जानना चाहते हैं। तो स्पॉइलर अलर्ट, जिसे नहीं देखना वो यहीं पे लाइक एंड सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। सीजन 4 का सीधा कंटिन्यूएशन होता है। मुजान भागता नहीं, इन्फिनिटी कैसल में घुस जाता है और साथ में जाता है पूरी डीमन स्लेयर कॉस्ट। सब फाइटर्स अलग हैं, सबको मिलना है 1-on-1 बैटल्स। टांजीरो, जेनिया, इनुसुके, कनाओ, सेनित्सु, सब तेज में है। और तब होता है पहला इमोशनल न्यूक, शिनोबु वर्सेस डोमा। अपनी बहन कनाई का बदला लेने के लिए वो लड़ रही होती, पॉइजन स्ट्रैटेजी सब डाल देती है, लेकिन डोमा कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है और शिनोबु मर जाती है। कनाओ की एंट्री थोड़ी देर से होती है। अपनी सिस्टर की लेगेसी को उठाने के लिए वो आती है, उसके शॉट को लेके आगे बढ़ती है। क्रो के जरिए पता चलता है कि शिनोबु जा चुका है और इससे बहुत दर्द होता है, गुज़दम्स आ जाते हैं। रही बात ज़ेनित्सु की, तो अपने भाई जैसे एक सीनियर कागिको से लड़ता है, जो बिट्रेयल का नाम था। अपर रैंक 6 बन चुका था कागियो। ज़ेनित्सु पूरे गुस्से में है, उसका दिल टूटा हुआ है और थंडर ब्रीडिंग का 7th फॉर्म अनलीश करता है, जो उसने खुद बनाया है। एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग होती है और कागिनो गिर जाता है। ज़ेनित्सु भी गिरता है और देखता है अपने मास्टर की स्पिरिट, जो कहती है कि तुम हमेशा ही मेरे प्राइड रहोगे, और इसे देखकर रोना सा आ जाता है। एंडिंग का सीन जो है इस तरह से चलता है कि कागुसुई अपने क्रो को न्यूज़ देता है कि अकाज़ा जा चुका है, लेकिन अब कोकुशिबुको और डोमा को भी सेंस करता है कि डेंजर होने वाला। खून में अपने उसको बंद कर देता है और स्टेज सेट हो चुका है अगली बैटल के लिए। डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस। हर बैटल एक पर्सनल, इमोशनल एंड हार्ट ब्रेकिंग इंटेंसिटी को दिखाता है। इसका एनिमेशन दुनिया की सबसे बेस्ट है। बैकग्राउंड स्कोर, पेसिंग सब ऑन पॉइंट। मूवी सिर्फ डिलीवर नहीं करती, डिमोलिश करती है तुम्हारे सारे एक्सपेक्टेशंस को। जब क्रेडिट्स आता है तो एक चीज़ क्लियर थी कि ये मूवी नहीं था, कि एक स्टेटमेंट था। डीमन स्लेयर एक खुद के बनाए हुए लीग में है और उसके आसपास कोई भी नहीं। एंड नाउ हमें वेट करना है कि आगे क्या होगा, बट वन थिंग्स फॉर श्योर, इट विल बी लेजेंडरी। और अगर तुम एक सच्चे एनिमे फैन हो और डीमन स्लेयर से ऑब्सेस्ड हो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ तुम्हारा फेवरेट सीन क्या है, और इसे अपने दोस्तों के साथ बांट। और बेसिस एम्पाई को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा।